The Mac class is key to unlock the success Kalyan Prakamper. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक क्लासेस पे। आप द मैक क्लासेस सर्च करते हो, उस पे आप विधिवत भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन भी कर रहे हो। हम लोग हिंदी और संस्कृत का भी हमने आज से प्रारंभ आपका कर दिया है। हिंदी पे हम लोगों ने 3 प्रकरण पूरे कर लिए, अपने 3 टॉपिकों को पूरा कर लिया है। उसमें हमने सबसे पहले वर्णमाला का अध्ययन किया, फिर हमने संधि का अध्ययन किया, फिर समास का अध्ययन किया। अब हम अपने अगले प्रकरण पे, अगले विषय पे जब जाते हैं तो अगला विषय हम इसको उपसर्ग को उठाते हैं। उपसर्ग बहुत छोटा सा विषय माना जाता है। ऐसा माना जाता कि उपसर्ग बहुत छोटा सा विषय है कि कोई भी शब्दांश जो शब्द या धातु के पूर्व में जुड़ जाए, अर्थ परिवर्तित कर दे, उसको उपसर्ग बोलते हैं। आपने वर्णमाला का अध्ययन किया, संधि का अध्ययन किया, समास का अध्ययन किया। अगर हम उसके रिवीजन की व्यवस्था करें, अगर हम आपको पढ़ाया हुआ जो पाठ्यक्रम था उसको हम किस तरीके से आपको दोबारा से उससे हम जोड़ पाएँ, इसके लिए अगर आप उपसर्ग से जुड़ोगे तो आप ये मानो कि हम आपको उपसर्गों के माध्यम से अपने पूर्व का पढ़ाया हुआ जो कुछ भी आपने अभी तक अध्ययन किया है उसको इससे कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे उससे के साथ सहसंबंध बनाएंगे, इन सारी बातों को हम उपसर्ग ऐसे विषय को जोड़ करके आपको सामने हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम उपसर्ग को तय करें कि उपसर्ग हम कहते किसको हैं। और उपसर्ग के साथ में एक और अच्छी बात है कि आपको अगर हिंदी के प्रति जरा सा भी लगाव बढ़ाएगा तो वो उपसर्ग एक ऐसी व्यवस्था है जो हिंदी के शब्दों को तोड़ करके सीखने की व्यवस्था बताता है। और यदि आपने उपसर्ग अच्छे सीख लिए तो आप उपसर्ग के माध्यम से हिंदी के शब्दों को जब आप तोड़ोगे तो आपके कई विषय तैयार होंगे। आप पर्यायवाची, विलोम, शुद्धि अशुद्धि, समास, संधि आप किस तरीके से जोड़ोगे, ये हम उपसर्ग ऐसे प्रकरण का अध्ययन करने के उपरांत समझ पाएंगे। उपसर्ग कहते किसको हैं, पहले हम इस बात को तय करें। किसी भी शब्द या पद को शुरू करने से पहले हम उस शब्द या पद को जो संज्ञा दी गई उसको हम जरा विच्छेद करके, तोड़ के, विग्रह करके देखें क्या वो उसको अपनी परिभाषा देने में सक्षम होता है। जब हम उपसर्ग शब्द को देखते हैं तो इसमें हमको 2 पद मिलते हैं, एक तो उप मिलता और दूसरा सर्ग मिलता। उप क्या है? उप एक शब्दांश है जो एक सर्ग शब्द के पूर्व में स्थापित हुआ। अच्छा, सर्ग शब्द किससे बना? सर्ग शब्द एक संस्कृत की धातु होती है, सृज धातु होती है। आप सृजन पढ़ते हो, सृजित पढ़ते हो। सृज शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, जन्म लेना, पैदा होना। कोई भी अर्थ, इसका समानार्थी कोई भी अर्थ हो सकता। सृज का अर्थ होता उत्पन्न होना, जन्म लेना या पैदा होना, या और भी कोई समानार्थी अर्थ। उप एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता समीप, दूसरा अर्थ होता सामने, तीसरा अर्थ होता ऊपर। उप के कई अर्थ होते हैं। जब उपसर्ग समझोगे तो आपको हम बताएंगे एक एक उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ये कहता समीप आने पर सृजन हो। अब इसकी परिभाषा तय हुई। कोई भी शब्दांश, आप शब्दों पे ध्यान देना, हमने शब्दांश बोला हुआ है। जब आपने वर्णमाला पढ़ी थी तो हमने आपको शब्द के बारे में बताया था। हमने कहा था सबसे छोटी इकाई वर्ण, अक्षर, ध्वनि, फिर वर्ण समूह बनता है, फिर शब्द आता है। और ये कहता है शब्दांश। इसको जब तोड़ते हो तो दीर्घ संधि से टूटता, और ये शब्द टूटा शब्द धन अंश। शब्द आप समझ चुके हो। अंश माने क्या होता? अंश माने टुकड़ा। ये कहता कोई भी शब्दांश यदि किसी शब्द के पूर्व में, पद के पूर्व में स्थापित हो और किसी नए अर्थ को, किसी नवीन अर्थ को जन्म दे दे। परिभाषा क्या निकल के आई? कोई भी शब्दांश यदि किसी शब्द या धातु के पूर्व में जुड़कर किसी नए अर्थ को जन्म देता है तो वहाँ उपसर्ग का प्रयोग होता है। ये तो इसकी परिभाषा कहती है कि किसी भी नवीन अर्थ का जन्म हो जाए उसको हम उपसर्ग बोलेंगे यदि वो पूर्व में स्थापित हो जाए। लेकिन इसकी परिभाषा पे आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन क्या होगा? आप इसकी पहले परिभाषा तय करें। अगर किसी भी चीज़ के प्रकरण को समझने से पहले उसको हम पहले से परिभाषित कर लेंगे तो वो प्रकरण हमको अच्छे से समझ में आएगा। परिभाषा क्या है?
वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु हिंदी पे क्रिया कहते हैं, धातु के पूर्व में जुड़कर किसी नवीन अर्थ को जन्म दे दें, नवीन अर्थ को जन्म दें, उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ तक की परिभाषा हम लोगों ने खूब किताबों में पढ़ी है। एक इस पे शब्द आपको और जोड़ना है, वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पूर्व में जोड़कर किसी नवीन अर्थ को जन्म दे दें या उसके अर्थ को विपरीत कर दें या उसके अर्थ को पलट दें, तो उसे भी आप उपसर्ग बोलोगे। जन्म दें या, अभी हम आपको उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, या विपरीत कर दें, तो उसे शब्दांश को, तो उस शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग को बहुत छोटा सा प्रकरण समझा जाता है। ये माना जाता है कि उपसर्ग क्या है कि हमने मूल शब्द के पूर्व में जो कुछ भी स्थापित शब्दांश है उन सबको हम उपसर्ग कह देंगे। लेकिन जब आप उपसर्ग का प्रकरण पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हमारा पुराना पढ़ाया हुआ किस तरीके से रिवीजन हो रहा है और किस तरीके से हिंदी के अन्य प्रकरण न पढ़ने के साथ में भी हमारे खाली उपसर्ग हम पढ़ेंगे तो भी हमारे 3-4 टॉपिक से कम सही नहीं होंगे। केवल उपसर्ग पढ़ने मात्र से आप किसी भी परीक्षा में 3-4 नंबर के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए आपको उपसर्ग जरूर पढ़ना है। हमने जो ये सब बात जोड़ी है इसमें कि विपरीत कर दे, ये बात कैसे तय होगी? हमने देखा, माना एक शब्द शुद्ध है, शुद्ध के पहले यदि हमने आ उपसर्ग लगा दिया, शुद्ध माने पवित्र, आ उपसर्ग लगाया, आ ने नहीं काट दिया, अशुद्ध हो गया। आप देखो अर्थ विपरीत हो गया। अब इस पे हमने एक और उपसर्ग लगा दिया, हमने इस पे वी उपसर्ग लगा दिया, वी के साथ में शुद्ध शब्द को जोड़ दिया। अब देखो आप अर्थ, वी माने होता विशेष, शुद्ध, विशेष पवित्र हो गया। एक तो कह रहा नहीं शुद्ध और एक कह रहा विशेष शुद्ध, दोनों बातें एक दूसरे की विपरीत हो गई। इसी तरीके से कुछ और उदाहरणों से हम सब उपसर्गों को तय कर लें। एक तो शुद्ध का उदाहरण हो गया जो विपरीत कह रहा, किस तरीके से नवीन अर्थ जन्म लेते हैं इसको भी तय करें 3-4 बातों से, 3-4 शब्दों के माध्यम से। जैसे एक छोटा सा शब्द होता है हार, हार माने होता है ग्रहण करना। अब आप देखो उपसर्ग लगते जाएंगे और इसके अर्थ परिवर्तित हो जाएंगे। हार शब्द पे ही हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया, शब्द क्या बना? आहार। आहार किसे कहते हो आप? आहार हम कहते हैं भोजन को। हमने प्रा उपसर्ग जोड़ दिया, प्रहार। हमने बी उपसर्ग जोड़ दिया, बिहार। आहार, प्रहार, हमने आ प्रा परा प्रा प्रा अपसम हमने जोड़ दिया, उप उपसर्ग जोड़ दिया, बन गया उपहार। हमने सम उपसर्ग जोड़ दिया, शब्द बन गया संहार। आप देखो खाली हम उपसर्गों को बदलते चले गए और सबके अर्थ बदलते चले गए। आहार माने भोजन, प्रहार माने हमला, बिहार माने भ्रमण या घूमना, उपहार माने जो आप उपहार देते हो, कोई वस्तु को भेंट करते हो, संहार, संहार माने, संहार का अर्थ होता है सम्यक रूप से ग्रहण करना। हम किसी के ऊपर जब प्रतिघात करते हैं तो वो संहार में आता, या नष्ट प्राय करते हैं तो उसको संहार बोलते हैं। आहार, भोजन, प्रहार, आप देखो सब पे केवल हमने पूर्व में उपसर्गों का प्रयोग किया और सभी के अर्थ बदल गए। इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण भी ले लें। एक तो ये हार हो गया। हमने कहा कार शब्द, कार शब्द के पहले हम उपसर्ग लगाएंगे, देखो सबके अर्थ बदलेंगे। एक कार शब्द है, कार शब्द क्रा धातु से बनता है, कार माने करने के अर्थ पे लिया जाता है। इस पे हम उपसर्ग लगाते चले गए। हमने उप के पहले लगा दिया, उपकार बन गया। आदि के पहले लगा दिया, अधिकार बन गया। आ के पहले लगा दिया, आकार बन गया। एक नी उपसर्ग था, हमने लगा दिया तो निराकार बन गया। आप देखो शा उपसर्ग लगा दिया, शाकार बन गया। हम खाली उपसर्ग लगाते चले गए, अप के पहले लगा दिया, अपकार बन गया।
प्रति के पहले लगा दिया, प्रतिकार बन गया, सभी के अर्थ परिवर्तित होते चले गए। अभी आपके सामने समस्या क्या है, अभी आपके सामने उपसर्गों के आपको अर्थ नहीं स्पष्ट हैं। हम अर्थ के साथ साथ किस तरीके से उसको संधि और समास से जोड़ेंगे, ये बातें आपको निश्चित रूप से तय करते चले जाएंगे। एक और शब्द देख लें, आप देखो सभी के अर्थ परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे एक छोटा सा शब्द मुख है, मुख में हमने आ उपसर्ग लगाया, देखो आप आमुख बन गया। आ उपसर्ग क्या कहता है, तक सब तरफ से पर्यंत, और मुख मुख। आमुख किसे कहते हो, आमुख किसी किताब को पढ़ने से पहले उसके पहले जो भूमिका या प्रस्तावना लिखी होती उसको हम आमुख बोलते हैं। हमने वी लगा दिया, शब्द बन गया विमुख। हमने उत उपसर्ग लगा दिया, शब्द बन गया उद्मुख। हमने प्रा उपसर्ग लगा दिया, शब्द बन गया प्रमुख। आप देखो सभी के उपसर्गों से अर्थ बदलते चले गए। इसी क्रम पे जब हम आगे जाते हैं तो हमें फिर उपसर्गों के, आप उपसर्ग की पहचान समझ गए होंगे कि उपसर्ग किसी भी शब्द के अर्थ को कैसे परिभाषित करने में और परिवर्तित करने में, विपरीत करने में, नए अर्थ को जन्म देने में सक्षम होता है। ये बातें आप इन 4 उदाहरणों से स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अब हमारे उपसर्गों के भेदों की बात आती कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। तो उपसर्गों के अगर आपसे भेद पूछे जाएं तो भेदों की संख्या आप कितनी बताओगे। भेद हमारे 3 होते। कौन कौन से भेद होते, एक तो हमारा तत्सम भेद होता, तत्सम उपसर्ग। एक हमारा तद्भव उपसर्ग होता, और एक हमारे विदेशी उपसर्ग होते। और विदेशी उपसर्गों को फिर हम 2 भागों पे बांट देते। एक तो उर्दू उपसर्ग हो जाते, या इन्हें अरबी उपसर्ग भी कहें, अरबी उपसर्ग, और एक हमारे अंग्रेजी उपसर्ग। जैसे चार्ट हम बना रहे हैं उसी आप मेरे साथ में इन चार्टों को बनाते जाओ। आप निश्चित रूप से ये मानोगे कि आपको जो भी हम प्रकरण, जो भी विषय उठाएंगे वो प्रकरण आपको अंततः पूरी तरीके से समझ में आएगा। आप देखो हमने कहा तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, और विदेशी के हमने फिर 2 भाग किए, उर्दू या अरबी उपसर्ग या अंग्रेजी उपसर्ग। आप देखो तत्सम हम किसको कहते हैं, जब हम शब्दों के प्रकार पढ़ते हैं तो शब्दों के हमको 4 प्रकार मिलते, तत्सम मिलता, तद्भव मिलता, देशज मिलता और विदेशी मिलता, विदेशज मिलता। तत्सम आप किसे कहते हो, अगर हम इन उपसर्गों को भाषा के आधार पर प्रभेद करेंगे तब भी तो हम यही बात कहेंगे। तत्सम को हम कहेंगे ये संस्कृत निष्ठ उपसर्ग होते हैं। जब हम तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज बताएंगे तब हम आपको तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होता है ये हम स्पष्ट करेंगे। तत्सम का अर्थ है संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव का अर्थ है हिंदी के उपसर्ग, और विदेशज का अर्थ है उर्दू या अंग्रेजी के उपसर्ग। अब आपसे इनकी संख्याओं के बारे में भी पूछा जाएगा, किसी परीक्षा पे शायद ये पूछा भी गया है। टीटी की परीक्षा शायद एक होती है अध्यापक पात्रता वाली, उस पर एक संस्कृत के उपसर्गों की संख्या पूछी गई। देखो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या अगर आपसे या तत्सम उपसर्गों की संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या बिल्कुल निश्चित है, 22 उपसर्ग होते। हिंदी के उपसर्ग वेरिएबल हैं, ऊपर नीचे इनकी संख्या घटती बढ़ती है। किसी किताब पे आपको 10 मिलेंगे, किसी पे 13 मिलेंगे, किसी पे 19 मिलेंगे, और विदेशी पे उर्दू के उपसर्ग किसी पे 19 मिलेंगे, किसी पे 18 मिलेंगे, किसी पे 17 मिलेंगे, ऐसे उपसर्ग हैं। लेकिन संख्या जब भी आपसे पूछी जाती है, जो चीज़ निश्चित होती है, जो चीज़ तय होती, संख्या सदैव उसी की पूछी जाती है। संस्कृत के उपसर्गों की आपसे संख्या पूछी जाएगी तो आप इनकी संख्या बिल्कुल 22 बताओगे। ये 22 किस तरीके से हैं, इसका किस तरीके से आप चार्ट बनाओगे, कैसे इनका संबंध स्थापित करोगे। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, यदि, सूत, ये सारे हमारे संस्कृत के उपसर्ग होंगे। और इनको किस तरीके से हम संस्कृत भाषा के साथ जोड़ेंगे, हिंदी शब्दों में कैसे इनका प्रयोग होगा और इनसे कैसे संधि और समास में परिवर्तन होगा, इनकी बातें भी अभी हम तय करेंगे। आपने एक उपसर्ग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, किस तरीके से उपसर्ग बनते हैं, किस तरीके से उपसर्ग परिवर्तित होते हैं, इन सब की बातें आपने समझ ली। हम अगले वीडियो पे हम उपसर्गों के माध्यम से अलग अलग उपसर्गों को व्याख्यायित करेंगे, तब आप इससे समझोगे कि इससे हमारे कितने 3 या 4 टॉपिक किस तरीके से तैयार होते हैं। धन्यवाद। The Max Class is key to unlock the success Kalyan Prakanpur.